कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, इसमें क्या होता है कि स्मॉल फैमिली क्या है, स्मॉल फैमिली करने के लिए कुछ मेथड्स अपनाए गए, या तो फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करें, उससे हमारी प्रेगनेंसी रुक सकती है, या फिर कुछ मेथड्स का यूज करेंगे जिससे कि प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है, फैमिली को छोटा किया जा सकता है। समझ में आया? तो इसके अंदर कुछ मेथड्स हैं जिनसे जिनको यूज करके मतलब अप्लाई करके ही प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। तो इसमें पहला मेथड है नेचुरल मेथड। पहला आता है नेचुरल मेथड, दूसरा है बैरियर मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को क्या कहते हैं, बर्थ कंट्रोल मेथड भी कहते हैं। मीन्स इसका यूज करके बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसमें पहला आ गया नेचुरल मेथड, दूसरा है बैरियर मेथड, और तीसरा है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इसको क्या कहते हैं, IUDs। और चौथा आता है, चौथा कौन सा आता है, ओरल पिल्स एंड इंजेक्शन। और पांचवा आता है सर्जिकल मेथड। इधर ध्यान दीजिएगा, इस एक एक मेथड को हम डिटेल से पढ़ेंगे कि किस मेथड में क्या होता है। तो पहला आता है नेचुरल मेथड। तो नेचुरल मेथड में क्या होता है कि इसमें नेचुरली रहता है, इसमें कोई दवाई वगैरह नहीं लेनी पड़ती है। इसमें क्या रहता है कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स के ड्यूरिंग क्या होता है कि जब मतलब सीमेन एजैकुलेट का टाइम आता है तो मेल्स क्या करता है, अपने पेनिस को फीमेल्स बॉडी से बाहर कर लेता है, जिससे कि जो भी इजैकुलेशन होता है वो बाहर हो, फीमेल की बॉडी में ना हो। इसको एक एक डिटेल से पढ़ेंगे। नेचुरल मेथड, इसमें भी तीन है, क्वाइटस इंटरप्टस, और दूसरा है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, और चौथा है लैक्टेशनल, ये एल है। क्या है, लैक्टेशनल एमिनोरिया, लैक्टेशनल एमिनोरिया। तो नेचुरल मेथड के अंदर आता है पहला क्वाइटस इंटरप्टस, और दूसरा होता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस और लैक्टेशनल एनिमोरिया। इसमें क्या होता है, क्वाइटस इंटरप्टस, जैसा कि मैंने बताया है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के ड्यूरिंग जब इजैकुलेशन का टाइम आता है तो मेल्स अपने पेनिस को फीमेल्स बॉडी से बाहर कर लेता है, जिससे कि इजैकुलेशन बॉडी से फीमेल बॉडी से बाहर हो। ये आ गया इसके अंदर।
पीरियोडिक एब्स्टिनेंस के अंदर ये आता है कि मतलब कि जैसे फीमेल्स के अंदर क्या मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है, तो उसके ड्यूरिंग क्या होता है कि ओवुलेशन का टाइम होता है, उनमें क्या होता है ओवुलेशन का टाइम। तो इसमें क्या होता है कि पीरियड आने के 15 डेज पहले क्या होता है, एक का ओवा का फॉर्मेशन होता है। इसका फॉर्मेशन होता है ओवा का। तो उस टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स करना सही नहीं रहता है, क्योंकि तुरंत फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो इसलिए आइडिया होना चाहिए कि हाँ इस टाइम सेफ रहेगा सेक्सुअल इंटरकोर्स करना या नहीं। तो इससे भी पता लगाया जा सकता है कि हाँ मतलब इनका ये टाइम सेफ नहीं है, फर्टिलाइजेशन का टाइम है, फर्टिलाइज्ड हो सकता है, ओवा का फॉर्मेशन है, या पीरियड आने के 2-3 दिन पहले एकदम सेफ रहता है सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए। उसके बाद लैक्टेशनल एनीमोरिया में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जब बेबी का बर्थ हो जाता है उसके बाद फीमेल्स को मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होती, यानी कि पीरियड्स उसको नहीं आते, जब बेबी लैक्टेशन करता रहता है, फीमेल की बॉडी से लैक्टेशन करता, तो वो भी सेफ टाइम रहेगा। अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल पीरियड्स नहीं आएंगे तो उसमें क्या होगा, ओवा का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो फिर फर्टिलाइजेशन का कोई चांस नहीं है। इतना समझ में आया सबका क्या मतलब है। अब इसका एडवांटेज देखेंगे, मतलब कि इससे क्या फायदा है, इस मेथड से क्या फायदा है। तो इसमें क्या है था, नो साइड इफेक्ट, मतलब कि हम कोई दवा भी नहीं ले रहे हैं तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं रहेगा। कोई भी साइड इफेक्ट नहीं रहेगा। लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज में क्या होगा, मतलब रिस्क है, मान लो कि हम पता लगे कि फीमेल की बॉडी में थोड़ा बहुत इजाकुलेट हो सकता है, जब निकाले तो उससे पहले भी कुछ इजाकुलेट हो सकता है। पीरियोडिक मतलब कोई आइडिया लगाओ कि हाँ इतने दिन पहले था, लेकिन हो सकता है कैलकुलेशन गलत भी हो सकता है, किसी का ऊपर नीचे हो सकता है, पीरियड का टाइम इधर उधर हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं, जिससे कि आइडिया गलत हो और आपका फर्टिलाइजेशन हो सके। क्योंकि जब ओवा फॉर्मेशन होता है, ओवा बनता है, तो फीमेल्स को पता नहीं चलता है कब बनता है कब क्या होता है, उसको पता नहीं चलेगा, और इसीलिए ये आइडिया लगाना भी थोड़ा सा वो होता है इधर उधर। तो कोई प्रॉपरली इसको यूज नहीं किया जा सकता नेचुरल मेथड, तो इसमें कुछ रिस्क है। रिस्क ऑफ फेलर मतलब फेल भी हो सकता है, समझ में आया? उसके बाद दूसरा आता है बैरियर मेथड। मतलब बैरियर मेथड ज्यादातर लोग बैरियर मेथड का ही यूज करते हैं। बैरियर मेथड में क्या होता है, जैसे कि कॉन्डोम्स, ये हो गया ना, इसको इरेज कर दे। चलो इसमें एक एक करते हैं। बैरियर मेथड्स भी कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जिनके द्वारा हम बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है। पहला आता है डायाफ्राम, दूसरा है कॉन्डोम्स, और तीसरा है सर्वाइकल कैप। डायफ्राम क्या होता है, एक इलास्टिक मतलब कि एक रबर से बना हुआ जो मतलब एक डिवाइस होता है, मतलब रबर से बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, जिसको कहाँ लगाया जाता है, यूट्रस के अंदर, फीमेल्स के यूट्रस के अंदर लगाया मतलब जाता है, जिससे कि यूट्रस के अंदर लगाने से क्या होता है, वो स्पर्म को रोकने का काम करती है, फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचने से रोकने का काम करती है, जिसके कोई मतलब वही नहीं रहता है कि वो पहुंच पाएगा स्पर्म। कॉन्डोम्स में क्या होता है कि ये ज्यादातर लोग इसी को यूज करते हैं। ये एक रबर बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के दौरान, मतलब कि जो एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज,
ये जो डिजीज होती है, ये भी मान लो कि किसी फीमेल्स को एड्स है, एड्स की बीमारी है, तो वो क्या करता है, सेक्सुअल करने के दौरान उसके अंदर जो बीमारी है, उसके स्पर्म है, वो कॉन्डोम्स के अंदर ही रुक जाते हैं, वो फीमेल्स की बॉडी में नहीं जाते। तो एक तो एसटीडी से सुरक्षा करता है, दूसरा की बर्थ कंट्रोल को भी रोकती है कॉन्डोम्स के द्वारा, और दूसरा आता है सर्वाइकल कैप्स। तो कॉन्डोम्स क्या होता है, ये मेल्स के पेनिस पर लगाया जाता है। सर्वाइकल कैप्स जो होती है, ये फीमेल्स के वेजाइना या सर्विक्स पर लगाने वाला एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिससे कि हम प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, बर्थ कंट्रोल को रोक सकते हैं। समझ में आ गया। इसके बाद तीसरा आता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। आज ही बुलाना अच्छा था। तीसरा आता है इंट्रा यूटेराइन हाँ, इसके एडवांटेज ये है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देख लीजिए। एडवांटेज में क्या होगा कि मतलब इससे फायदा है, कोई नुकसान भी नहीं हो रहा, मतलब कि कोई ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, ज्यादा पैसे भी नहीं खर्चे हो रहे हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या होगा कि जब लंबे समय तक, मान लो एक बेबी हो गया, उसके लंबे 2-3 साल तक ये यूज करना इम्पॉसिबल, शायद पॉसिबल नहीं है। जैसे कि ये क्या है, रीयूजेबल, मतलब इसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, जबकि सर्वाइकल कैप्स और डायफ्राम को दोबारा यूज कर सकते हैं, लेकिन कंडोम को एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये इसका एडवांटेज हुआ, डिसएडवांटेज हुआ। ठीक है। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, इसके नाम से ही पता चलता है कि ऐसी डिवाइस जो आपके यूटेराइन में मतलब कि फीमेल से रिलेटेड है ना, फीमेल्स में यूट्रस है, तो ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो फीमेल्स के यूट्रस के अंदर इंजेक्ट की जाती हैं। जैसे कि ये फीमेल का यूट्रस है, फीमेल का ये यूट्रस है, इसमें कुछ ऐसी लाइक डिवाइसेस होती हैं जो कि क्या करती हैं, फर्टिलाइजेशन को रोकती हैं। मीन्स जो भी यहां से मान लो कि इजैकुलेट हुआ है, स्पर्म है, तो ये क्या करेगी, ये जो सर्वाइकल है, ये सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देगी, जिससे कि ये जो स्पर्म है ये इमोबाइल, मतलब कि मूव करने में हेल्प नहीं रहेगा। अगर ये मूव नहीं कर पाएगा तो ये यहां तक पहुंच नहीं कर पाएगा। समझना। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों बताएंगे। तो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस भी 2 टाइप्स की होती हैं। एक होता है कॉपर, कॉपर आईयूडी, और दूसरा है हार्मोनल। कॉपर आईयूडी से समझ में आ रहा, ये किसका सिक्रीशन करेगा, कॉपर का। ये भी जो डिवाइसेस लगाई जाती हैं ये भी 2 टाइप्स की होती हैं, ये भी 2 टाइप्स की होती है। तो ये क्या करेगी, कॉपर का सिक्रीशन करेगी, जिससे कि यहाँ जो म्यूकस रहेगा वो थिक होगा और इसको मूव करने से रोकेगी, मतलब कि इसको इमोबाइल, मतलब मूव करने से रोकेगी स्पर्म। अगर स्पर्म मूव नहीं कर पाएगा तो यहाँ तक पहुंचेगा नहीं, फैलोपियन ट्यूब तक। समझ में आया। हार्मोनल में क्या होता है कि एक हार्मोन का, प्रोस्टेजिन हार्मोन का, कौन सा हार्मोन है, प्रोस्टेजिन, इस हार्मोन का सिक्रेशन होता है जो कि इसको स्पर्म को फैलोपियन ट्यूब तक जाने से रोकता है। और यहाँ जो इंडोमेट्रियम की वॉल रहती है उसको भी थिक होने से, बनने से, जो इंडोमेट्रियम है इसको भी बनने से रोकती है, जिससे कि अगर मान लो कि फर्टिलाइजेशन हो भी गया
किसी वजह से। तो ये अगर यहाँ इंडोमेट्रियम बनेगा ही नहीं तो क्या इम्प्लांटेशन होगी नहीं, आगे प्रोसेस होगा नहीं। इतना समझ में आया। इसका डिसएडवांटेज, अगर डिसएडवांटेज देखा जाए तो एडवांटेज क्या है, इससे फायदा है, मतलब कि प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। और डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें क्या होता है कि वोमिटिंग बहुत आती है, मतलब इससे खतरा भी है। अगर कोई भी डिवाइस अगर आपकी बॉडी में रखा जाए तो उससे खतरा भी हो सकता है ना। तो इससे मतलब कुछ डिसएडवांटेज भी है, समझ में आया, जैसे वोमिटिंग आना, हेडेक, ऐसी प्रॉब्लम बनी रहती है। और ये क्या रहता है कि इसको लगवाने से ये भी एडवांटेज में फायदा क्या है कि जब भी मान लो किसी मदर को बच्चा नहीं चाहिए तब तक उसने लगवा रखा है, और जब उसको बेबी चाहिए इसको बॉडी से निकलवा, और इसको नॉर्मली कोई स्पेशलिस्ट ही डाल सकता है, मतलब डॉक्टर ही इसको आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया कर सकता है। और वो टाइम टाइम से चेकअप भी करेगा कि ये सही है कि नहीं। बहुत लोगों को मतलब इससे नुकसान बहुत ज्यादा है, खतरा रहता है बॉडी को। हो गया ना, तीसरा हो गया। अब चौथा कौन सा था? क्या जी? सेफ क्या है? सेफ अभी हमने नेचुरल के बारे में बताया, बैरियर जो भी कर पाओ वही सेफ है। सर्जिकल में भी, हाँ सर्जिकल तो हमेशा के लिए ठीक है, उसमें भी लेकिन डिसएडवांटेज है। जब भी मान लो भविष्य में कभी किसी को बच्चा चाहिए तो फिर उसमें पॉसिबल नहीं है, अगर एक बार सर्जरी हो गई तो दोबारा पॉसिबल नहीं है। इसमें है कि आप जब तक कर सकते हो करो, जब भी आपको बच्चा चाहिए। इसके बाद बात आती है ओरल पिल्स और इंजेक्शन। ओरल पिल्स एंड इंजेक्शन, इसमें क्या है कि ओरल पिल्स छोटी छोटी कुछ दवाइयां होती है, मेडिसिन होती है, जिनको लेने पर क्या होता है प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। इनको क्या होता है 21 दिन तक लिया जाता है, मतलब जैसे मान लो कि हम 21 दिन तक ले रहे हैं, उसके बाद 7 दिन में क्या होगा, 7 दिन बाद पीरियड्स आएगा, उसके बाद फिर हम लेना स्टार्ट कर देंगे पिल्स। और इसको इंजेक्शन के माध्यम से भी लिया जा सकता है। इसकी एक कॉमन दवाई है पिल्स की सहेली, जो मार्केट में मतलब अवेलेबल है, इजिली अवेलेबल है, समझ में आया। तो इसको क्या है इंजेक्शन के माध्यम से भी बॉडी में इंजेक्ट किया जा सकता है। तो ये मतलब कॉमन है, दवाइयां लेना है, लेकिन इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही होंगे। एडवांटेज में क्या होगा, मतलब कि ज्यादा कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा ज्यादा, और साइड इफेक्ट भी पड़ेगा जैसे कुछ बेचैनी रहना। एडवांटेज में ये है कि जो आपका पीरियड है, मान लो कि पीरियड में जो इरेगुलरिटी रहती है किसी का 28 दिन का, 29 दिन का या फिर 35 दिन का घटा बड़ी होती है, इससे वो भी सही हो जाता है कि एक टाइम से आएगा। 21 दिन तक आपने दवाई ली, उसके 7 दिन बाद पीरियड्स आएगा, उसके बाद फिर से आपने दवाइयां लेना स्टार्ट कर दिया, फिर 21 दिन तक ही ले। क्यों लेते हैं 21 दिन? क्योंकि 21 दिन के इसी के बीच में क्या होता है आपका ओवुलेशन होता है, ओवा का फॉर्मेशन इसी बीच में होता है, इसीलिए इसको लिया जाता है। और इसके बाद लास्ट आता है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड जैसे ऑपरेशन, इसमें क्या होता है ऑपरेशन। तो सर्जिकल मेथड मेल्स और फीमेल्स दोनों की बॉडी में होता है। मेल्स के अंदर कैसे होता है ये बताते हैं। जैसे कि मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ाया था, पूरा स्ट्रक्चर पढ़ाया था, वास डिफरेंस नाम याद है? क्या होता है वास डिफरेंस? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कहां से कहां को जाती है? जब टेस्टिस से जो स्पर्म को कैरी करती है, टेस्टिस के माध्यम से ही स्पर्म को ले जाके कहां छोड़ती है? कोई एक कॉमन डक्ट होती है, इजैकुलेटरी डक्ट बताया था, सेमिनल वेसाइकल, और इन दोनों की कॉमन डक्ट होती है ना, वहीं जाके छोड़ता है, उसके बाद पेनिस के थ्रू बाहर चला जाता है।
तो क्या होता, स्पर्म का फॉर्मेशन तो टेस्टिस में होता है, हो गया। तो इसमें क्या किया जाता है, इस ट्यूब का ही ऑपरेशन करके बंद कर दिया जाता है ताकि स्पर्म बने तो, लेकिन ये जा ना पाए। मेल्स के केस में, ये किसका केस है, मेल्स के केस में। लेकिन अक्सर फीमेल्स ही ऑपरेशन करवाती, मेल्स कभी नहीं करवाते, है ना, क्योंकि उनको मल्टीपल करना रहता है ना। ये बात समझ में आए। और फीमेल्स के अंदर क्या होगा, फीमेल्स के अंदर किसका ऑपरेशन होगा, जो उनकी फैलोपियन ट्यूब होती है, ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसको ऑपरेशन होगा, ताकि फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा। मान लो इसका माया यहाँ तक गया फैलोपियन ट्यूब में, उसको जगह ही नहीं, फिर वापस क्या मर के चला जाएगा। ओवरी का फॉर्मेशन हुआ भी तो, लेकिन जब फैलोपियन ट्यूब ही कट है तो फिर क्या हो सकता है, आगे कुछ जा ही नहीं पाएगा, ना इधर से जा पाएगा ना उधर से। सर्जिकल मेथड समझ में आए। एडवांटेज क्या है इसका, हमेशा के लिए खत्म काम, ना कोई दवा लेना ना कुछ। एडवांटेज इसमें क्या होगा, हमेशा के लिए बच्चे पैदा करने की कैपेसिटी ही खत्म, हमेशा के लिए। डिसएडवांटेज क्या है कि भविष्य में मान लो कि एक बच्चा था उसको फिर चाहिए, भविष्य में कभी नहीं हो सकता, भविष्य में कभी नहीं हो सकता। बस इसका यही एडवांटेज डिसएडवांटेज। और बॉडी पे अगर किसी चीज का ऑपरेशन हो रहा है तो साइड इफेक्ट तो पड़ेगा ही, प्रॉब्लम तो होगी ही, है ना। ज्यादा तेल मसाला नहीं खाना चाहिए, डॉक्टर वगैरह बताते ना ये नहीं खाना चाहिए। क्या हो रहा है, क्या सलाह रहे, लिखवा दे कुछ पॉइंट्स। यहाँ पर एक हो रहा है, तीन लाइन के स्ट्रक्चर को रिकॉर्ड किया जाता है, वो कैसे बात करता है यहाँ पे ये स्केलेटन की बात कर रहे हो, वो मैं इसी में ला दिखाओ देखें क्या। मैम के मैम जो ये कील लाइक स्ट्रक्चर है, मैम इन तीन को यही करते हैं, मैम ने बताया था। तो मैम इनको ये वर्क कैसे करते हैं? अच्छा, इसमें क्या होता है कि ये हार्मोन्स का रिलीज, जैसे कि मैंने पूरा पढ़ा दिया है, प्रेगनेंसी के टाइम से हार्मोन्स का रिलीज होता है ना, वो बेबी को बर्थ करने का टाइम। तो ये जब ये हार्मोन्स रिलीज होंगे ना, तो ये क्या करते हैं, स्पर्म को मारने का काम करते हैं, इमोबाइल करने का काम करते हैं। सबका ये एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सब प्रेगनेंसी के टाइम बेबी के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। मैम ये सब तो ब्रेन कंट्रोल करता है ना, हाइपोथैलेमस। लेकिन जब हमारी बॉडी में नहीं बन रहा है तो हम बाहर से भी इंजेक्ट किया जाता है इन सारे हार्मोन्स को। कभी कभी बेसिकली अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उसके अंदर हार्मोन्स नहीं बनते, तो क्या कर, इंजेक्शन के माध्यम से बाहर से ये इंजेक्ट किए जाते बॉडी में। यस मैम, मतलब इनको हम लगाते हैं तो ये सिग्नल देता है ब्रेन को, हाँ, तो मैम वो वर्क करेगा। पिल्स बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं सब। कुछ लिखवा दें कि लिख लोगे तुम लोग, बताइए, समझ में आया कुछ, लिख लोगे ना, बताओ भाई, लिख लोगे, समझ में आया ना सारा, हिंदी में लिखना, इंग्लिश में लिखना, सब लिख लो। लिख लो, अच्छा नहीं भूल जाओगे। हेडिंग डालो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स लिखो। मतलब कुछ थ्योरिकल पोर्शन लिखवा दें, मान लो कोई चीज भूल जाओ, जल्दी जल्दी पॉइंट बना के लिखो, लिखो जल्दी, ठीक है। पहला पॉइंट लिखो, स्मॉलर फैमिलीज कैन बी पॉसिबल,
कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, हेडिंग डालो, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। पहला पॉइंट लिखो, स्मॉलर फैमिलीज कैन बी पॉसिबल। मान लो कभी कुछ भूल जाओ तो थ्योरी पढ़ के याद रख लेना। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कैन बी पॉसिबल यूजिंग वेरियर कॉन्ट्रासेप्टिव टेक्निक्स। स्मॉलर फैमिलीज कैन बी पॉसिबल। स्मॉल जो फैमिली है तभी पॉसिबल हो सकती है ना जब आप इन मेथड्स को यूज करोगे। अगर इन मेथड को यूज नहीं करोगे 10-12 बच्चे हो जाएंगे। अगर इन मेथड को यूज नहीं करेंगे तो 10-12 बच्चे हो जाएंगे ना। अगले में एक नई क्लास चलेगी ना। स्मॉलर फैमिलीज कैन बी पॉसिबल यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव टेक्निक्स। अगला पॉइंट लिखो, मेथड्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। मेथड्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जा सकता है इस मेथड से। कहा बैरियर हमने कहा बोला? मेथड्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। कौन कौन से मेथड हैं? नंबर 1 बताइए, नेचुरल मेथड लिखो। नंबर 1 नेचुरल मेथड। हाँ, नंबर 2 बैरियर मेथड। नंबर 3 इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, तीसरा है। और चौथा है एंड इंजेक्शन, ओरल पिल्स, गर्भ निरोधक दवाइयां। लिखवाया नहीं है मैंने, लिख लो, थोड़ा थोड़ा ही लिखवाएंगे। लिख लिया। और पांचवा है सर्जिकल मेथड। पांचवा है सर्जिकल मेथड। पहली हेडिंग डालो नेचुरल मेथड। और उसके अंदर कौन सा था बताइए? नेचुरल मेथड के अंदर पहला कौन सा था? अब तुम ही लोगों से पूछे ताकि अभी जो पढ़ा है कुछ याद है कि नहीं। नेचुरल मेथड के अंदर पहला कौन सा था? क्वाइटस इंटरप्टस। पहले ही हेडिंग डालो क्वाइटस इंटरप्टस। नेचुरल मेथड का तो समझ में आ गया, नेचुरली क्वाइटस इंटरप्टस पहली हेडिंग। और इसके अंदर लिखो क्या होता है। इंसेमिनेशन अवॉइडेड। लिखो भाई। संध्या, तुम्हारा 12th है फिर भी नहीं पढ़ रही हो। यहां पढ़ लो। अवॉइडेड, इंसेमिनेशन अवॉइडेड मतलब कि इंसेमिनेशन क्या होता है मैंने अभी बता ही दिया। इंसेमिनेशन अवॉइडेड। withdrawal of penis just before ejaculation। दूसरा है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। आप अपने मन से लिखो, हम नहीं बताएंगे, हेडिंग नहीं बताएंगे। अब लिखा क्या था अब हम नहीं बताएंगे, दिमाग में कुछ रखा करो। बातचीत इधर उधर करोगी तो कहां समझ में आएगा। सेक्सुअल लिखो, उसके अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स
sexual intercourse avoided during the fertilized period. Sexual intercourse avoided during the fertile period, मतलब समझ में आया ना कि एक पीरियोडिक रहता, उनका टाइम रहता है कि इस टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करेंगे, ये फर्टिलाइजेशन का टाइम रहता है, मतलब कि इस टाइम फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। उसी के अंदर लिखो फर्टाइल पीरियड इंक्लूड्स सेक्सुअल इंटरकोर्स। बात नहीं करेंगे ये लड़कियां, आज से दूर दूर बैठेंगी, पूरी क्लास में पीछे तक पड़ी रहते हैं, दूर दूर बैठेंगे। हाँ हाँ, इधर आओ। ये देखो मैम से सलाह ले रहे हैं। अरे जो भी पूछ रहा है हमसे पूछो, हम सलाह देंगे। लिखो सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइडेड ड्यूरिंग द फर्टाइल पीरियड। आगे लिखो फर्टाइल पीरियड इंक्लूड्स, ताकि मैंने जो बातें बताई हैं एक बार अगर भूल भी जाओ तो देख के पढ़ लो। फर्टाइल पीरियड इंक्लूड्स द डेज जस्ट बिफोर includes the days just before after ओव्यूलेशन, मतलब कि जो ओवा का फॉर्मेशन होता है उसके पहले और बाद में, ये सेफ टाइम नहीं रहता है। पीरियड आने के 14 दिन पहले ही ओव्यूलेशन का टाइम होता है। अब ये काउंट करना है, किसी किसी का पीरियड 28 दिन का रहता है, किसी किसी का 29 दिन और किसी किसी का 35, 32, वेरी करता रहता है डिफरेंट, लेकिन सही यही रहता है जिसका 28 दिन, हाँ 29, यही बेस्ट रहता है। और किसी किसी को पेन भी होता है, पीरियड में पेन भी होता है। हो गया ना। अगला लिखो लैक्टेशनल एमिनोरिया। हाँ इसी में अगला मतलब अलग अगली हेडिंग जो मैंने बताया है हेडिंग वाइज बस वही लिखवा रहे हैं। लैक्टेशनल एमिनोरिया, आगे लिखो absence of menstruation in the lactation period। मेंस्ट्रुएशन इन द लैक्टेशन पीरियड, जब भी लैक्टेशन पीरियड रहता है उनमें क्या होता, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती। इन द लैक्टेशनल पीरियड, ovulation does not occur during lactation period। ovulation does not occur, ovulation, हाँ अगला occur during lactation period post parturition। parturition मतलब समझ में आ रहा है ना, बेबी बर्थ। क्या होता है, बेबी जब बर्थ हो जाता है उसके बाद लैक्टेशन मतलब फीमेल्स की बॉडी से दुग्ध का सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है, वही क्या होता है लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशनल पीरियड पोस्ट पार्चुरेशन
एडवांटेज लिखो इसके, नो साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता है। रिस्क ऑफ फेलियर, फेल भी तो हो सकता है, रिस्क बताया तो था अभी। मान लो कि कोई अपना पीरियड डे इधर उधर मिस हो जाए, क्यों नहीं हो सकता है, और क्या। क्वाइटस इंटरप्टस जो सबसे पहला वाला, उसमें तो और ज्यादा हाई रिस्क है। मान लो थोड़ा सा पॉइंट भी इजाकुलेट हो गया फीमेल्स की बॉडी में, क्या हो गया ना। अगला है बैरियर मेथड। बताइए बैरियर मेथड कौन कौन से होते हैं, अब तुम ही लोग बताओ। इधर लड़कियां बताएंगे, आगे सीट वाली बताओ बैरियर मेथड कौन कौन से हैं। बैरियर मेथड लिखा, देखो स्पम एंड ओवा बैरियर का काम करता है, दीवार का खड़ा करने का काम करता है ना। मान लो कि इधर स्पम है और इधर क्या है, ओवा, इनके बीच में दीवार खड़ा करने का काम करेगा। हाँ, हीरो हीरोइन के बीच में क्या होती है, दीवार खड़ी रहती है कि हम आपको मिलने नहीं देंगे। Sperm and ovum are prevented from meeting, are prevented from meeting physically, लेकिन रिस्क है, इसमें भी तो रिस्क है। मान लो कॉन्डोम्स किसी वजह से फट जाए या फिर रिलीज हो जाए, इसका क्या डिसएडवांटेज है, क्या चीज। चलो अगला देखते हैं, अपने मन से लिख लेना। तुम जैसे मेरे टाइम पर भी कुछ बच्चे थे हमारे टाइम पे मेरे से टीचर पढ़ाते थे, सर कभी टच ही नहीं करते थे, पढ़ लो अपने मन से। नहीं पढ़ाते कहीं, हम ही है जो पढ़ा रहे हैं। नहीं पढ़ाते हैं ना, वही तो, कोई नहीं पढ़ाता है। हमने खुद कभी नहीं पढ़ा क्योंकि हमारे सब पढ़ाते हैं। नहीं, वैसे हर चीज से शर्म नहीं करनी चाहिए,
लोग डिस्कस कर सकते हैं, कोई शर्म वाली हिचकिचाने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसी से जागरूकता बढ़ेगी। सबसे ज्यादा हमने तुम्हें को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था। अरे तो वो भी इसी तरह है, वो भी इसी तरह है, वो पढ़ा के सिंपल नहीं है। ये भैया है तो इसी, हमने इनको मना कर दिया था कि मत आना 2-4 दिन। मैंने बोला था, लेकिन मुझे कोई नहीं ठीक है, प्रश्न होगा भी तो आंसर है। सबसे बढ़िया है। नहीं ये मुझे अभी में तो मैं उसको एक मैं इसको खत्म कर दी। अभी एक क्लास और है इसकी। ये एमटीपी क्या होता है? एमटीपी मेडिकल मेडिकल टर्म मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसको क्या कहते हैं? एमटीपी। क्या होता है, कभी कभी जो फीमेल्स प्रेग्नेंट रहती हैं, या तो फिर उनकी बॉडी में या फिर उनके यूट्रस में कुछ कमी हो जाने, या जो बेबी है जो बन रहा है उसमें कुछ मतलब कमी आ जाने से वो बच्चा सरवाइव नहीं कर सकता है। अल्ट्रासाउंड मान लो उन्होंने करवाया तो डॉक्टर ये बताता है कि ये आगे चल के सरवाइव नहीं कर पाएगा, या फिर इसमें कोई सेक्सुअली डिजीज हो गई है। समझ में आया? तो फिर क्या होता है उस केस में, फीमेल्स क्या करती हैं? एबॉर्शन करवाती हैं। क्या करवाते हैं? इंड्यूस्ड एबॉर्शन। इस केस में क्या होता है? इंड्यूस्ड एबॉर्शन। मतलब कि अपने बेबी को बाहर निकाल, और ये तब तक केवल 5 मंथ तक ही पॉसिबल है। इसके बाद अगर 7th मंथ, तब तक बेबी की जो पूरी बॉडी होती है वो बन चुकी। 5 मंथ तक भी पॉसिबल नहीं है, केवल 3 मंथ तक ही ये करवाना इजिली आप करवा सकते हो। इसके बाद जो मदर है उसको भी खतरा है, बेबी तो चला ही जाएगा। हाँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है, 5 महीने, 6, 7 महीने, 8 महीने तक भी पता चलता है कि बेबी खराब हो चुका है, इसको निकालना है। तो डॉक्टर 8 महीने पर आपका एबॉर्शन नहीं करेगा, वो ऑपरेशन करके ही इसको निकालेगा। क्या करेगा? ऑपरेशन। एबॉर्शन करके निकालना पॉसिबल नहीं है। तो एमटीपी कहीं भी जो महिलाएं जाती हैं एबॉर्शन करवाने, क्या कहेंगे उनको? एमटीपी करवाना है। समझ में आया? तो क्या होता है? इंड्यूस्ड एबॉर्शन। इसमें क्या करते हैं डॉक्टर? अबॉर्शन कर देते हैं फीमेल्स का। इसका एडवांटेज क्या होगा? हाँ, निकालना। इससे ये फायदा है कि अगर बेबी सरवाइव नहीं कर सकता है तो उसको जन्म देने के बाद कोई मार नहीं सकता। मार सकता है? नहीं मार सकता है। तो क्या होता है, उसको पहले ही निकाल दिया। और फिर इसमें क्या होता है? अनचाही प्रेगनेंसी। मान लो कोई फीमेल से या फिर अनमैरिड भी प्रेग्नेंट हो जाती है तो उन्हें भी ये एमटीपी करवाना पड़ता है। और डिसएडवांटेज क्या है कि बॉडी में इसके साइड इफेक्ट भी पड़ते हैं। हाँ, सरकार ने कभी तो बंद किया। समझ में आया? हाँ,
फीमेल्स फीटिसाइड, एमनियोसेंटेसिस, जैसे मैंने पढ़ाया था ना उसमें एमनियोसेंटेसिस, उसमें क्या किया जाता था, पहले ये पता लगाया जाता था इसको कोई जेनेटिक डिजीज तो नहीं है बेबी का, ये लेकिन कुछ लोग क्या करने, उसका जेंडर चेक करने लगे, वो मेल्स है या फीमेल्स है, फीमेल्स है तो उसको मार दिया जाए। गलत यूज किया, जबकि ये सही था। अब क्या है, अब ये टेक्निक यूज नहीं की जाती। अब चाहे बच्चे में कुछ कमी हो, उसका जेनेटिक डिसऑर्डर हो या जो भी है, वो पैदा हो जाएगा। पहले ये था कि अगर उसको जेनेटिक डिजीज है तो वो सर्वाइव कर सकता, नहीं कर सकता, अगर पैदा हो भी गया तो उसमें कुछ ना कुछ कमी रहेंगी। पहले ये था कि अगर पता लग गया कि बच्चे के अंदर कोई जेनेटिक डिजीज है, एमनियोसेंटेसिस से इसमें क्या करते हैं, एमनियोटिक जो फ्लूइड रहता है उसको निकाल के इंजेक्शन से, एमनियोटिक फ्लूइड को इंजेक्शन से निकाल के उसको टेस्ट करते थे, हाँ ये डिजीज है, ये सिंड्रोम है, बेबी को इंड्यूस्ड एबॉर्शन करके निकाल दिया जाता था, बस। हेडिंग डालो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, उसके आगे लिखो ये मेथड क्या है, वाइडली एक्सेप्टेबल है। एडवांटेज डाल लो, बाकी समझ में तो आ ही गया। एडवांटेज डालो, क्या फायदे हैं इसके। इमरजेंसी सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन, emergency situation where continuation can be fatal to fetus, fatal to fetus। फेटल है, मार देना फीटस। अरे लगा लो, मुंह से तो बोल रहे हैं। फेटल ऑफ फीटस, बता तो रहे हैं, फीटस को मार देना, इसी के थ्रू तो होता है फीटस को। एडवांटेज मतलब अनचाही प्रेगनेंसी हो या फिर आप चाहते हो इसको, फीटस से तो बनता है, एम्ब्रियो के बाद क्या है, फीटस बनना स्टार्ट होता है। तब तक जब उसकी मान लो सबसे पहले क्या बनता है उसके, जाइगोट तो बनेगा, उसकी बॉडी में सबसे पहले क्या बनेगा, 3 पहले जम्प लेयर्स बनती है। ब्लास्टुला में जो ब्लास्टोसिस्ट था, ब्लास्टुला स्टेज थी, उसमें क्या बनती है, 3 जम्प लेयर्स बनती है ना, कौन सी, एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीजोडर्म। सबसे पहले उसका हार्ट बनता है, दिल धड़कना स्टार्ट होता है मीजोडर्म से। किससे, मीजोडर्म लेयर से पहले हार्ट बनता है। उसके बाद हार्ट बनने के बाद हाथ पैर लिम्स बनते हैं, फिर उसके बाद हेयर्स आना स्टार्ट होंगे, फिर पूरी बॉडी धीरे। कभी कभी जब तीसरे मंथ मतलब महिलाएं जाती हैं तो उनकी देखो तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखो तो उसमें क्या रहेगा, बेबी के या तो हाथ ऐसे से रहेगा, उसके या तो लिम्ब रहेंगे, पैर रहेंगे, बस यही दिखाई देगा उसको, पैर हाथ बस ऐसे, है ना। क्या हाँ, अगला पॉइंट लिखो, गेट रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज ड्यू टू
रैप्स। गेट रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज ड्यू टू रैप्स। डिसएडवांटेज में लिखो फीमेल फेटिसाइड। अब दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज ड्यू टू रैप्स। समझा? तुम लोग आपस में इतनी बातें करती हो, हम भी कह देते तुम लोग अपने मन से पढ़ लो ना, इसकी वजह से नहीं हम लोग वो पढ़ाते। हमने कहा इवोल्यूशन पढ़ा दे तो नहीं, मैं रिप्रोडक्शन पढ़ाई है। रिप्रोडक्शन वाला वो तो पढ़ा चुके हैं, लेकिन ये था कि उसमें मयंक एब्सेंट था, वो पीछे वाला, इसीलिए तो मतलब शांत थी क्लास। फीमेल फिटिसाइड लिखा डिसएडवांटेज में। दूसरा लिखो रिस्क इन इलीगल एबॉर्शन। इलीगल एबॉर्शन मतलब कि एक तो इसमें फीटस को चेक किया जा सकता है, मतलब फीटस को मारने का काम होता है। मान लो कि उसने चेकअप करवाया, एमनियोसेंटेसिस करवाया, उसको पता चल गया फीमेल से, तो क्या करेगा? एबॉर्शन करवाएगा। एक तो ये इसका डिसएडवांटेज है ना, और दूसरा है रिस्क। मान लो कि जो कभी कभी देखा होगा एबॉर्शन करवाने में महिलाओं को दिक्कत पड़ जाती है, स्पेशलिस्ट होना चाहिए। मान लो कोई नर्स वगैरह, कोई नॉर्मली आके बस सीखने वाली आई करके बहा दी, इतना भी मतलब कि इसमें इंस्ट्रूमेंट औजार वगैरह इतने इतने लेके तब एबॉर्शन होता है, इतना नॉर्मल नहीं है, मैंने खुद देखा है। नहीं, दीदी का हुआ था तो देखे थे। बस लगने वाला, पीएचडी स्टार्ट होने वाले, डॉक्टर बने या ना बने, डॉक्टर सालू यादव रहेगा। अगले अगले साल से स्टार्ट कर देंगे। रहेंगे टीचर बने, नाम तो रहेगा ना डॉक्टर सालू यादव। हम हॉस्पिटल वाले नहीं, प्रोफेशनल। हाँ, हमको मतलब ये है कि कम से कम इसमें से जो डॉक्टर हो जाएगा, हमको ये चीज है ना कि दवा पानी के लिए बढ़िया रहेगा, उसको घर पे बुला के अपना ट्रीटमेंट करवाएंगे। मतलब ऐसा सोच रहे हैं तो एक दिन, क्योंकि हमारे घर में ज्यादातर सब लोग बीमार ही रहते, कोई ये तो मरीज उठते ही बैठ के हमसे लगे। अच्छा, अगली हेडिंग डालो एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, अरे जब लिखे थे जो डायलॉग बात की जो बेइज्जती करी है ना, आपके दिल में लग गया कि आज तक जल्दी से बैठे नहीं है। ये तो लिख रहा है। अरे इनको पता है मैम बेइज्जती करेंगे ही नहीं। मैम कितनी ये चैप्टर चलना लगेगा और फिर पीछे वाले बोलेगा बहुत तरह से फैक्टर होती है, लोअर साइड क्या जी? वेरी शॉर्ट सर वो कुछ पूछे थे? नहीं, मतलब सर पढ़ा रहे थे वही चैप्टर, अपने में सब लोग हाँ वही तो, अब हमसे मजा ले रहे हैं सब।
अभी के कितनी क्लासेस में कोई नहीं है, जब से हाँ, कोई नहीं ऐसा, सब शांत थे, एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं थे। हम आपस में बातें कर रहे हैं, देख सकते हैं। हम खुद ही इधर नहीं देखते थे, लेकिन ये आके पीछे। क्या बात पता? 3 साल क्या? 3 साल में छोड़ के चला गया। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज डाला हेडिंग, आगे लिखो। ट्रांसमिटेड, which are transmitted through sexual intercourse। ये एक ऐसी डिजीजेस होती हैं जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ट्रांसमिटेड हो जाती। मान लो कि आप ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, HIV का फुल फॉर्म बताइए। ह्यूमन डेफिशिएंसी होगा। इम्यूनो वायरस, ये क्या? वायरस। क्या होता है कि ये एक ऐसा वायरस होता है जो कि कौन सी डिजीज फैलाता है? एड्स। एड्स का फुल फॉर्म हम जिससे पूछेंगे वही बताएगा। आप बताइए, बताओ। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या होता है कि ये क्या होता है, ये एक जेनेटिक डिजीज भी है। मीन्स जेनेटिक डिजीज। किसने किया? इधर देखो, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, हार्वे ऐसे कुछ करके नाम था। इधर देखो, ये क्या होता है, एक जेनेटिक। मान लो कि मदर को है HIV, मदर को है तो बेबी को हो जाएगा बर्थ के बाद। बहुत खतरनाक बीमारी, जॉर्जिया हारो। हाँ ऐसे। इधर सुनिए, क्या होता है कि बहुत सारे केस सुनाई देते हैं कि फीमेल्स को HIV है और वो मल्टीपल सेक्स करके HIV को फैलाने का काम करती है। क्या करती है? HIV को फैलाने का काम करती है। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे ऐसे केस सुनाई देते हैं कि उसको HIV था, इतने लोगों से के साथ सेक्स किया और इतने लोगों को ये फैल गया। तो क्या होता है कि ये एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है कि मेल्स में है अगर, अब तो मेल्स जब इजैकुलेशन करेगा, स्पर्म रिलीज करेगा, तो उसी के साथ क्या होगा, इसका वायरस फीमेल्स की बॉडी में चला जाएगा और फीमेल्स भी रोगग्रस्त हो जाएगी। समझ में? इसीलिए कोई भी है जब प्रेग्नेंट होती है तो उसके हर टेस्ट होते हैं। कोई इसको जेनेटिक डिजीज तो नहीं है, उसका HIV जैसी खतरनाक बीमारी तो नहीं, हर टेस्ट इसीलिए मतलब करवाना जरूरी होता है ताकि उनको पता चले कि ये सब बीमारी है या नहीं है। समझा? तो ये सेक्सुअली डिजीज है। तो ये किसमें आता है? STD में आता है। किसमें आएगा? STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। फुल फॉर्म मत भूलना। क्या है? कितने लोगों को रोगग्रस्त हो मतलब ये बहुत कम ही है, क्योंकि
किसी को भी हो सकता है, मतलब जो अगर एक आदमी है और ब्लड कांटेक्ट आने पर भी ये डिजीज हो जाएगी। जब उसका टेस्ट होगा, ऐसे कैसे पता चलेगा? हाँ, तो उसकी बॉडी में तो सिम्टम्स होंगे, लेकिन ऐसे ओरली देख कर नहीं पता चल। धीरे धीरे ये क्या होता है, एक बार वायरस क्या करते हैं, डिवीजन करते रहते हैं, फैलते रहते हैं, तो क्या होता है एक से दूसरे में गए मल्टीपल, वो बहुत रैपिडली डिवाइड होते रहते हैं, बहुत जल्दी। एक ने दूसरे से फैला, दूसरे से तीसरे से, तीसरे से, मान लो कि कोई मेल्स है किसी दूसरी लड़की के साथ या फिर अपनी फीमेल्स के साथ, इससे क्या होता है इधर फैलते फैलते फिर उसके बच्चे जो हुए, बच्चे के अंदर फैला, इसी तरह होते होते मतलब ये तुरंत ही सिम्टम्स क्रिएट, मतलब हनुमान जी बनी बैठी हो ना। चलो ठीक है, आज का बहुत हो गया, कल क्या पढ़ाएंगे हम? नहीं, इनफर्टिलिटी बताएंगे कि जो मतलब जो फीमेल्स इसका मानसिक